हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। अब अगर आप इसके पहले के सारे चैप्टर देखो ना, तो पहले हमने लक के बारे में बात की, थोड़े टाइम पहले हमने बात की सेविंग करने के बारे में, चीज़ें रीज़नेबल रखने के बारे में। ये कहीं ना कहीं ये किताब आपके बिहेवियर को और आपके सोचने के पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रही है, इस तरीके से कि जिस चीज़ को हम नॉर्मली सोचते हैं वैसे ना सोचें। अब ये एक क्वेश्चन था जो मैं खुद से पूछ रहा था जब मैं स्टॉक मार्केट की तरफ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और मेरा एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था कि मैं हर चीज़ में मेटाफर यूज़ कर लेता था। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर डिश टीवी का स्टॉक समझना है, तो मैं मेरे दोस्त को बोलूँगा कि डिश टीवी ना देख, डिश टीवी एक लेजर से एक प्लेन की तरह है, वो अचानक से उड़ता है, अचानक से गिर जाता है। कोई स्टॉक है जो बहुत सिंपली सीधे सीधे तरीके से चल रहा है, मैं उसको बोलूँगा कि टाटा है ना, तो टाटा इज़ लाइक फॉर एग्जांपल अ ट्रेन, वो अपने हिसाब से बराबर चलता है। ये नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पैसे में नहीं करनी है। इसलिए इसने साइकोलॉजी ऑफ मनी में आपको हर एक पॉइंट के लिए अपनी तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि भाई साहब ऐसे सोचना है और इसी तरह से सोचिए और इधर उधर मत जाइए। अब आज का जो टॉपिक है वो है, एक फॉर्मूला से स्टार्ट करूँगा मैं। फॉर्मूला ये है कि जब भी पैसे की बात आती है ना, तो हमारे लिए पैसा, देखो पैसा नेचुरल चीज़ नहीं है, खाना नेचुरल चीज़ है, नींद नेचुरल चीज़ है, पैसा मैनमेड कॉन्सेप्ट है। जैसे टाइम भी एक मैनमेड कॉन्सेप्ट है। खुदा ने टाइम बना के नहीं भेजा था कि 12 बजे ये होगा, वो हमने बनाया है कि अभी 12 बज रहे, अभी 6 बज रहे, अभी 7 बज रहे। सेम वे जो करेंसी है पैसे की, पैसा बहुत वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके पहले बार्टर सिस्टम था, उसके पहले कुछ और था। तो जब हम लोग पैसे के बारे में सोचते हैं ना स्पेसिफिकली, तो हम लोग कई बार खो जाते हैं, अपने खुद के आइडियाज़ बनाने लगते हैं, अपने खुद के थॉट प्रोसेस बनाने लगते हैं। और एक फॉर्मूला जो हम अक्सर ये बनाते हैं वो है कि हम पैसे को एक कमोडिटी की तरह देखते हैं, उससे ज़्यादा इमोशन अटैच नहीं करता कि पैसा पैसा मतलब कोल्ड हार्ड कैश, वो एक चीज़ की तरह देखा जाता है। लेकिन उसको पाने के अंदर जो मेहनत लगी है वो इमोशनल है। हम इस मेहनत को नहीं देखते, हम पैसे को एज अ कोल्ड हार्ड थिंग, एज अ पीस ऑफ पेपर या एज अ कमोडिटी, एज अ फॉर्मूला देखते हैं। और जब हम इस फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं, इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो अक्सर ना हम बहुत कट टू कट खेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि आप घर से कुछ लेने जा रहे हैं नीचे, और आपकी मम्मी ने आपको बोला कि यार लेजर से ओमकार कुछ जा रहा था, ओमकार ब्रेड ले आना। अब ओमकार को मालूम है कितने का ब्रेड आता है, 40 रुपये का। तो
उनकी मॉम ने बोले कि ओमकार पैसे चाहिए ब्रेड के लिए। ओमकार ने अपने जेब में देखे 40 रुपये थे, उन्होंने बोले नहीं मम्मा है मेरे पास। वो चले गए, पैसे ले लिए। हमारे जो डिसीजन होते हैं ना पैसे के मामले में, हम सब के वो इतने ही कट टू कट होते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, जैसे 20,000, तेरे पास 20,000 है, हाँ है, लगा दे। ये सेम प्रॉब्लम वो तब होता है जब आप चीज़ें खरीदने जाते हो। बाइक खरीदने की, बाइक कितने की आ रही है, 80,000 की, मेरे पास 75 है, किधर से 30,000, किधर से 3 कर लूँगा एडजस्ट, 2 हो जाएगा, हो गया 70 का फेवर क्लियर। हम लोग पैसे को ना एकदम कट टू कट देखते हैं, एकदम ऐसा एक मोल्ड की तरह देखते हैं, इधर 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 फिट हो गया, बात खत्म हो गई। प्रॉब्लम यहीं पे आता है, आपको हमेशा एक रूम फॉर एरर करके छोड़ना पड़ेगा। अब ये रूम फॉर एरर मेरी लाइफ में एक चीज़ आती है जिसे बोला जाता है फ्लैश, वो कैमरा के ऊपर लगता है। तो जब मैंने कैमरा ख़रीदा था ना, तो यहाँ पे एक फ़्लैश लगता है, जो मतलब बेसिकली फ़्लैश पता ही होगा, मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन काश में निकाल लेता पहले। तो फ्लैश का जो शू है ना, जो इधर लगता है, अब मैंने गलती ये किया कि जब कंपनी ने नया फ़्लैश लॉन्च की थी, मैंने जाके ख़रीद लिया। कंपनी ने पहले क्या किया, उसका जो नीचे का माउंट था वो प्लास्टिक का दिए थे, बाद में उन्होंने उसको मेटल का किए। अभी वो मेटल का है, पहले प्लास्टिक का होता था जब मैंने ख़रीदा था। वो प्लास्टिक का है तो वज़न संभाल नहीं पाया, वो टूट गया। तो फ्लैश ख़रीदने के क्या लगभग 1 महीने के अंदर ही मैं वापस दुकान वाले के पास गया, बोले ये तो टूट गया। तो बोले हम इसकी गारंटी नहीं देते। तो बोले कि एक दुकान है कहीं पे, आप वहाँ पे चले जाओ, उससे पूछ लो, अगर वो बनाता है, वो उसका सर्विस सेंटर है, बना देगा। हम वहाँ पे गए तो उसने बोला इसकी गारंटी नहीं आती, आपको 1500 रुपये खर्चा आएगा। फ्लैश समझ लो, अगर मुझे करेक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो, चलो 20,000 का भी फ्लैश है, तो 20,000 मैंने अभी खर्चा किया है, 1500 आप मुझे अभी वापस खर्चा करने बोल रहे हो, क्यों? फ्लैश को मेरी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो गलत है ना। तो झटका लगा बहुत बुरा सा कि यार अभी 1500 रुपये वापस खर्चा, ज़बरदस्ती का खर्चा क्यों करें हम, जबकि कंपनी ने ही उसको मतलब अच्छे से नहीं बनाई है। कंपनी ने पहले से प्लास्टिक नहीं बनाना चाहिए था, मेटल बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए हम अकाउंट नहीं करते, ऐसी चीज़ों के लिए हम सोचते भी नहीं हैं। और इसलिए अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन ख़रीदा, तो जब आपने फ़ोन ख़रीदा है ना, उसी टाइम पे इसमें से समझ लो ये फ़ोन है 50,000 का, तो धीरे 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 करके ना हर महीने 500, 1000 या 2000 रुपये साइड में रखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी दिन ये फ़ोन घूमेगा, किसी दिन ना किसी दिन ये फ़ोन ख़राब होगा, और जब वैसा होगा तो आपके पास में इतने पैसे होने चाहिए कि आप नया फ़ोन ले लो। ये कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में नहीं करते। रियल लाइफ में इसको माना भी नहीं जाता है, सुना भी नहीं जाता है। क्योंकि अगर आपने जैसे फ्रिज ख़रीदा है या वॉशिंग मशीन ख़रीदा है, अब अभी आपने 22,000 या 30,000 का फ्रिज ख़रीदा है, अब आप रोज़ अलग से 3,000 रुपये बचा के रख रहे हो कि अगले फ्रिज के लिए रखेंगे, तो फिर इंसान बोलेगा कि नहीं, ये कैलकुलेशन गलत है, अभी उस फ्रिज को यूज़ होने दो। तो ये रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अप्लाई नहीं होते, लेकिन बिजनेस में ये बाकायदा अकाउंटिंग में किए जाते हैं। ये इनके लिए मतलब लिटरली प्रोविजंस है कि आपको डेप्रिसिएशन करना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, उसके हिसाब से आपकी अकाउंटिंग भी होती है कि आपको पैसे को साइड में रखने पड़ेंगे। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में एकदम स्पीड में चलते हैं ना, ये सोच के कि हाँ सब चंगा है और सब कर लेंगे और पैसे का कोई टेंशन नहीं होगा, वैसा बिजनेस नहीं सोचता। और ये साइकोलॉजी ऑफ मनी भी वही बोल रही है। इसके लिए जो एक फॉर्मूला है कि यू हैव द मनी, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट। इसके बीच में एक छोटा और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला जाता है रूम फॉर एरर, गलती होने की संभावना। ये आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके खर्चों में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान में रख के रखनी पड़ेगी। लास वेगस, अगर किसी को पता हो, जिन्होंने GTA खेला है, जिन्होंने फॉरेन की मूवीज़ देखी है, जिन्होंने पार्टीज़ के बारे में सुना है, लास वेगस एक बहुत अमेजिंग जगह है जहाँ पे, अमेजिंग तो नहीं है तुम्हारे लिए अमेजिंग तो नहीं है, बट वहाँ पे कसिनोज है, बहुत सारे बार्स है, एंड इट इज़ बेसिकली अ नाइट लाइफ प्लेस इन अमेरिका। अब लास वेगस के अंदर सीन ऐसा होता है कि जो वहाँ पे गैम्बलर्स होते हैं ना, जो जुआ खेलता है, उनमें से एक तरह के गैम्बलर्स होते हैं जो कार्ड्स काउंट करते हैं, जिनको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये लोग अक्सर मैथ्स के हिसाब से डीलिंग करते हैं, इमोशन के हिसाब से नहीं। अब 2 सेकंड के लिए ऐसा समझो कि यहाँ पे एक ताश का गेम चल रहा है, और या ताश का छोड़ दो, ऊनो का गेम सबने ज़िंदगी में कभी ना कभी खेला ही होगा, ऊनो के बारे में सोच लो।
अभी सामने वाले ने ऊनो का कार्ड डाला था, आप दुआ कर रहे हो कि सामने वाला सिंपल कार्ड डाल दे ताकि मैं डाल दूँ। अगर सामने वाले ने +2 या +4 डाल दिया तो मुझे 4 कार्ड उठाने पड़ेंगे। सिंपल लॉजिक। यहाँ पे आप एक विश के हिसाब से चल रहा है कि सामने वाले के पास काश +4 ना हो या +2 ना हो तो मुझे कार्ड उठाने नहीं पड़ेंगे, या आप विश कर रहे हो। लेकिन जब लास वेगस में खेला जाता है ना, तो उन लोग विश नहीं करते, उन लोग एक्चुअल में कैलकुलेशन करते हैं। वो देखते हैं और वो काउंट करते हैं अपने दिमाग में कि समझ लीजिए 50 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। अब 52 कार्ड्स के अंदर 26 का पैक होता है। 52 कार्ड्स के अंदर अगर 13 कार्ड ये उठ चुके हैं और 10 कार्ड इसके पास है, 7 इसके पास है, 6 इसके पास है, 5 इसके पास है, तो उधर कितने बचे और उधर कौन से बचे। और जब उन लोग ऐसे सोचते हैं तो उनको समझ में आता है कि किसकी संभावना कितनी ज़्यादा है कौन सा कार्ड आने की। जब वो लोग ऐसा करते हैं ना, तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कभी आप लास वेगस में ऐसा कुछ करते पकड़े गए तो आपको कसिनो के बाहर निकाल दिया जाएगा। जब ऐसे लोगों से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं गेम के बारे में, पैसे के बारे में, खेलने के बारे में, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही, और ये अलग है जिसे हम समझते हैं अपनी लाइफ में गेम या एज लेना। ये लोग ऑब्वियसली ये लोग कार्ड के साथ खेल रहे हैं। अब ये लोग कार्ड के साथ खेल रहे हैं इसलिए इन्होंने काउंटिंग की। काउंटिंग करके ये लोग आराम से एक जो सामने वाला बंदा है उससे बेहतर खेल सकते हैं, ये हम समझ गए, ये हमने मान लिया। लेकिन अगर आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखें ना, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कार्ड्स के ऊपर ही थी वो, और उसके बाद में जितनी भी रॉबरी की मूवी है तो आप एकदम कट टू कट देखोगे कि एक ब्रिलियंट बंदा है, कैसीनो में जाता है, आराम से पैसे कमाता है और उन लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहले वो लोग समझ लीजिए 1 करोड़ की बैट लेते हैं, तो दूसरी बार 2 करोड़ की, तीसरी बार 3 करोड़ की, उनकी बेट्स ऐसे चलते रहती है पिक्चरों में। रियल लाइफ में जब ऐसे इंसानों से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो उनका बोलना है कि नहीं, गलत है। आपके पास में एज होता है। एज का मतलब क्या होता है, सामने वाला अगर हारेगा तो आप जीतोगे, विच गिव्स यू 51% चांस टू विन। ऐसे में हर बारी आप नहीं जीतने वाले। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब कुछ लोग आते हैं ना, कुछ नया पढ़ के या लक लेके, या उनको ऐसा लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, इंसान अक्सर अपना पूरा के पूरा पैसा लगा देता है। और इन्होंने खुद बोला था कि ऐसे नहीं होता। अब अगर मैं इनका लिख के पढ़ के बताऊँ आपको, ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में मानते हैं जो मुझे पढ़ाया गया था जब मैं रिसर्च में आया था। तो जब भी आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हो ना, तुम लोगों ने मेरे को एक चीज़ बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि मेरे हिसाब से ये है। उसका इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश में उसको बोला जाता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है अमूमन, हमारे हिसाब से। तो जब भी कोई रिसर्च होती है ना, तो अगर रिसर्च के अंदर मैं ऐसा आपको बोलूँ कि जो भी लोग जिनके भी बाल सफ़ेद होते हैं उनके बाल एक्सपीरियंस से सफ़ेद हुए हैं, ये मेरी रिसर्च में मैंने साबित किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं टेंटेटिवली बोलूँगा कि मेरी रिसर्च में इस सैंपल में इस हिसाब से प्रूव हुआ है, दूसरी जगह गलत भी हो सकता है। ये जो गलत भी हो सकता है ना, ये आपको अपने डिसीजन में आज के बाद में हर अपने डिसीजन में लाना पड़ेगा। तो जो भी लोग लास वेगस में कसिनोज में खेल रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, उनका पता है सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो है ह्यूमिलिटी। तो जब मुझे ये हमारे टीचर पढ़ा रहे थे और मुझे टेंटेटिव वर्ड का मतलब नहीं पता था, तो मैंने अपना हाथ उठाया और मैंने उनको सिंपली तरीके से पूछा, मतलब सर मेरी इंग्लिश में ये वर्ड थोड़ा नया है मेरे लिए, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने वही मतलब समझाया जो मैंने आपको अभी समझाया। और फिर उन्होंने मैंने उनसे बोला था, वो बेसिकली यही बोल रहा है ना कि आप संभल के रहो, हम्बली रहो, अपने डिसीजंस को दूसरों पे मत थोपो। बोलने का मतलब यही होता है उसका। तो बोले हाँ। तो फिर एक वर्ड जो मैंने उस वक्त उनको बोला था, उन्होंने रिपीट करके उसको अफर्म किया था, था कि मैं बोला बी हम्बल, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ह्यूमिलिटी रखो, बी हम्बल, कि मेरा थॉट प्रोसेस ये है, गलत हो सकता है। तो उन्होंने बोला था एग्जैक्टली, बी हम्बल। इन जुआरियों का जो सबसे बड़ा एसेट है वो है हम्बल होना। ये लोगों को पता है कि ये कैलकुलेशन कर रहा है, इनको पता है कि कैलकुलेशन सही भी है, लेकिन फिर भी अपना सारा के सारा पैसा उस कैलकुलेशन पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हम्बल है, उन्हें पता है ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है और आपके सारे कैलकुलेशन ख़राब हो सकते हैं। उसके लिए इस चैप्टर का नाम है रूम फॉर एरर।
अपने आप को, अपने कंक्लूजन्स को, अपने डिसीजंस को, अपने फॉर्मूलाज के बीच में और अपनी इन्वेस्टिंग और खर्चों के बीच में एक स्पेस रखना। जब हम आगे आते हैं तो ये बोलते हैं कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब इसके अंदर केविन लुइस करके एक सक्सेसफुल कार्ड काउंटर है जिन्होंने किताब लिखी है, उसके अंदर ये पैराग्राफ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऑल्दो कार्ड काउंटिंग इज स्टैटिकली प्रूवन टू वर्क, कार्ड काउंटिंग को माना गया है कि ये अच्छे से काम करती है। इट डज नॉट गारंटी यू विल विन एवरी हैंड, ये गारंटी नहीं करती कि आप हर हाथ हर बाजी जीतोगे। लेट अलोन एवरी ट्रिप यू मेक इन द कैसीनो, ट्रिप तो छोड़ दो, आप हर बार हर एक बाजी भी नहीं जीत सकते अगर आप सारे कार्ड भी काउंट कर लो तो। वी मस्ट मेक श्योर दैट वी हैव इनफ मनी टू विथस्टैंड एनी स्विंग्स ऑफ बैड लक। अब ये मेन पॉइंट है, इन लोगों के पास, अगर आप कभी भी किसी एमेच्योर पर्सन को देखो, कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में देख लो, कैसीनो तो मैं गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पिक्चरों में जैसा बताता है होता होगा कि इंसान गया है 10,000 लेके 10,000 लगा देता है, बोलता है जीत जाऊँगा। ये जो कार्ड काउंटर्स होते हैं ना, ये खुद के सारे पैसे भी नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पिटे, अगर आगे गए, अगर हार हुई तो इतने पैसे होने चाहिए कि बाकी की चीज़ों में बच जाए। एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी, और आगे एक और स्टोरी आएगी जो मैं बाद में सुनाऊंगा। लेकिन जापान के अंदर एक आदमी था जिसे किसी ने टिप दिया था कि तू तेरे सारे पैसे इस स्टॉक पे लगा दे, ये स्टॉक उठने वाला है। और जब भी कोई टिप देता है ना, तो वो ऐसा टिप फ्री में नहीं देता, उससे आप मिन्नत करते हो, खुशामद करते हो, उसको कुछ लगता है सही है तो बताता है आपको कि हाँ ये उठ सकता है। इस भाई साहब ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच बाच के पूरे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए, वो शेयर कभी उठा ही नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत ख़त्म हो गई। सिमिलर चीज़ें अभी यहाँ पे इंडिया में हमारे साथ बिटकॉइन में हुई है। यहाँ पे बिटकॉइन जब उठ रहा था तो बहुत उठ रहा था, लेकिन लोगों ने क्या किया, जब वो उठ रहा था लोगों को समझ में नहीं आया बिटकॉइन क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं भी समझ में आया उन्होंने क्या किया, पैसे 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 लगा दिए उस पर, फिर उठना ही बंद हो गया। अब वो उठेगा नहीं उठेगा, क्या होगा किसे नहीं पता। इसमें कौन पिटा पता है? वो इंसान नहीं पिटा जिसने 10% पैसे लगाए थे या 20% लगाए थे, वो इंसान लुट गया जिसने अपना पूरा घर बाहर बेच के सारे पैसे लगा दिए। तो मार्जिन ऑफ एरर अगर प्रैक्टिकली मैं यूज़ करने जाऊँ तो क्या बोलता है कि भाई अपने और अपने बैंकरप्सी के बीच में थोड़े से पैसे रख लेना, थोड़े से पैसे साइड में रख लेना, ताकि कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास उतने पैसे रहे। अभी आगे पूरी बुक का देखो, पूरी बुक का सार यही है जो वो बोलना चाहता है, लेकिन वो अभी अलग अलग एग्जाम्पल यूज़ करके आपको बस इसको हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश करेगा। बोलना वो ये चाहता है कि पैसे संभाल के रखो, खर्चे मत करना, लेकिन एक बार हमें चीज़ें अक्सर समझ नहीं आती, थोड़ा ज़्यादा डिटेल होता है, इसके लिए वो आगे ये बोल रहा है। अब हिस्ट्री के अंदर कई ऐसे आइडियाज़ है, अमेजिंग आइडियाज़ है, जिनको लोग आगे तक इतनी दूर तक खींच के लेके चले गए कि वो आइडियाज़ हानिकारक बन गए। उसमें से कार्ड काउंटिंग भी एक है, मैथ्स भी एक है, कि आप अगर किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करते हो या किसी भी चीज़ के ऊपर हद से ज़्यादा रिलाई करते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, बेंजामिन ग्राम है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका मतलब है, जिसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँ तो ये होता है कि मैं एक वीडियो रोज़ का बना रहा हूँ और एक वीडियो एडिटर को दिया जाता है एडिट करने के लिए। अब किसी दिन गलती से अगर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया तो एडिटर के पास काम नहीं जाएगा, एडिटर के पास काम नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा तो मैं उसको उस दिन का जो पैसा दे रहा हूँ वो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि उसकी तो आराम से छुट्टी हो गई ना। तो इसलिए मुझे 4-5 वीडियो स्टॉक में रखने पड़ता है कि अगर मुझे कभी किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने किसी दिन आराम कर लिया, तो उसके पास काम करने के लिए काम होना चाहिए। तो ये जो एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक वीडियो वो एडिट कर रहा है और बीच में 3 वीडियो लाइन अप करके रखे हुए हैं कि देख तेरा ये होगा तो ये उठाना, ये होगा तो ये उठाना। समझ लो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो क्या होगा, 2 वीडियो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फिर मैं बाद में रिकवर करके उसको वापस लाइन अप कर दूंगा। लेकिन अगर मैं 1:1 के रेशियो पे चलता हूँ कि भैया आज वीडियो एडिट किए, आज वीडियो शूट किए, आज ही तू एडिट कर, तो क्या होगा पता है, बैंडविड्थ ही नहीं बचेगी। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, भाई साहब की छुट्टी, मेरा पैसे का लॉस। इसे बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये पैसे में भी रखते हैं, ये काम में भी रखते हैं, ये यूनिट्स में भी रखते हैं, ये फैक्ट्रीज के अंदर भी रखी जाती है। इसीलिए वेयर हाउसेस बनता है कि आप बना के रख दो ताकि सारी इक्विपमेंट, सारी मशीनरी बराबर यूज़ हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब जितना हमें समझा वो हमें समझा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी
जिस इंसान ने ये किताब लिखी है ना, उसने इसका क्या डेफिनेशन दिया था ये सोचो। जिस इंसान ने किताब लिखी है उसने डेफिनेशन ये दिया था कि द पर्पस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू रेंडर फोरकास्ट अननेसेसरी। ये बहुत गहरी चीज़ है, ज़रा ध्यान से समझना। आप सारी प्रॉब्लम्स, सारे फ्यूचर में क्या क्या होने वाले हो उसका फोरकास्ट करते हो कि देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे छुट्टी हो जाएंगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएंगी और इस वजह से लॉस हो सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना ही इसलिए रहे हैं कि ये सारा झंझट ना करना पड़े। फ्यूचर में कुछ भी हो नहीं हो, तुम अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के रखो ना। तो हो सकता है एडिटर बहुत अच्छे से काम कर दे, हो सकता है तुम पूरे महीने में तुम्हारी तबीयत खराब ही ना हो और तुम एकदम 1 to 1 काम कर पाओ, लेकिन तुमको ये टेंशन ही क्यों लेना है? तुम बना के रख दो 4-5 स्टॉक, और हो सके तो 10 स्टॉक बना दो, ताकि तुमको फोरकास्ट, सोचना समझना, टेंशन ही ना पड़े। ये तुम लोगों ने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ देखा होगा। बाहर खाना खाने गए होंगे, और ये मोस्टली जो हम 99% लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ओके, यहाँ पे होता है वेयर यू गो एंड आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आपने खाना खा लिया, आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर देखने खाने चले गए, उसके बाद में ना अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को खिलौना चाहिए। घर पे जा रहा है, उसको दुकान में खिलौना दिखा, बच्चा दुकान की तरफ जा रहा होता है, मम्मी हाथ पकड़ लेती है, नहीं बहुत खर्चा हो गया आज, और पापा बोलते नहीं नहीं अपने पास बैलेंस रखा था मैंने, जाने दे। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर वो इंसान हैंड टू हैंड चल रहा होता है ना कि भैया थिएटर का टिकट कितना है, 300 रुपये, खाने का खर्चा कितना, 200 रुपये, फिर वो हर जगह अटकेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें अपने हाथ में रखते हो तो फिर आपको फिर आगे के बच्चा क्या मांगेगा, क्या खाएगा, बच्चा अगर गिर गया तो उसको पुलिस डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, कुछ और हो गया तो पुलिस के पास लेके जाने का, वो टेंशन ही चाहिए हमको। हमारे पास इनफ पैसा है भाई, उसके लिए पैसा साइड में रखना पड़ेगा। ओके, ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है, आगे आता है। तो अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू आता है, और वो ये है कि ये ना ज़्यादा ग्लैमरस, ज़्यादा एज, ज़्यादा अल्फा पॉइंट नहीं है। ये ऐसा सुनने में ग्लैमरस नहीं लगता। जैसे अगर आप देखो किसी भी बड़े इंसान को, या जो भी एडवाइस दे रहे, ज्ञान दे रहे, तो आप अगर कोई भी स्टॉक मार्केट का चैनल अब भी शुरू कर लो, ओके, वो आपको बोलेगा ये स्टॉक गिर ही नहीं सकता, इसके अंदर मैं बोलता हूँ आँख बंद करके पैसे लगा दो, ये बंदा धुआंधार खेलता है, ये बंदा बिना सोचे समझे खेलता है। ये सारे अल्फाज बोले जाते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अगर किसी के भी बारे में सोचो, आई बिलीव धीरूभाई अंबानी के बारे में ये बात बोली जाती है कि वो इंसान ना पूरा के पूरा उसका पैसा इन्वेस्ट करके रखता था, हाथ में पैसा रखता ही नहीं था वो। इसकी वजह से वो सारे पैसे अमाउंट इन्वेस्ट कर देता था। वैसा रहने के लिए जिगरा चाहिए। ये हमको हमारे सर ने बोले थे आज से 12 साल पहले, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। वो गलत है, वो तरीका ही गलत है। क्योंकि अगर घर में फैमिली की तबीयत खराब हो गई तो फिर आप बिजनेस देखोगे कि फैमिली को देखोगे? यू नीड टू हैव अ स्पेस। एंड जितनी भी एडवाइसेस मिलती है, जितने भी फाइनेंशियल गुरु होते हैं, वो तुमको ऐसी ही एडवाइसेस देंगे। ऐसा इस बुक में लिखा है, मेरे को उनके कोई खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, इस बुक में लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल गुरु होते हैं ना, वो ये नहीं बोल सकते आके टीवी पे कि देखो स्टॉक में पैसा लगाना है तो लगाओ, नहीं तो इसकी गारंटी हम नहीं दे रहे। वो ऐसा बोलेगा उसका जॉब चले जाएगा। तो वो आपको क्या बोलेगा, ये स्टॉक तो 100% जीतने ही वाला है, ये तो होने ही वाला, वो तो होने ही वाला है। अक्सर लोग इसमें बह जाते हैं, इसमें नहीं बहना है। और ऐसी सोच अपने अंदर भी नहीं लानी है। आपको हमेशा संभल संभल के चलना है, हमेशा। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टे लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी। आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो
अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रूम फॉर एरर ये यूज करने से या ये बैंडविड्थ रखने से या एक्स्ट्रा पैसा अपने हाथ में रखने से हमें दो चीजें रोकती है। वो दो चीजें क्या है? One is the idea that somebody must know what failure holds, driven by uncomfortable feeling that comes from admitting the opposite. पहला पॉइंट ये है कि सामने वाले को मुझसे ज़्यादा पता है। जैसे होता है ना, यार मेरे पास 10,000 है, मैं 8,000 लगा रहा हूँ, 2,000 लगा बचा के खेल रहा हूँ, लेकिन यार उसको देखो वो इतने सही से कर रहा है, उसने तो 10 के 10, 20 के 20,000 पूरे लगा दिए, उसने 10,000 लगाए और कहीं और से और 5,000 लेके लगा दिए। उसको ज़्यादा पता होएगा, उसको मेरे से अच्छा पता होगा। ये तुम्हारी फैमिली में बहुत बार सुना होगा, वो अंकल ने वो आंटी ने इस जगह पे घर खरीद लिया है, सारे पैसे लगा के तुम भी ले लो क्योंकि सारे लोग ले रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस इंसान को फ्यूचर के बारे में पता है, उसको भी नहीं पता, वो भी खेल रहा है। पर हम कभी कभी इसमें बह जाते हैं दूसरों को देख के, ये समझ के कि सामने वाले को फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। माइट नॉट बी ट्रू। दूसरा पॉइंट, द सेकेंड इज that you're therefore doing harm by not taking action to fully exploit an accurate view of the future coming true. ये मेन है। जब आपको ऐसा लगता है कि सब लोग इस दौड़ में हैं और सब लोग ये चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं अगर पीछे हट गया, मैं अगर पीछे रह गया, मतलब मैं इस पूरी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। अभी AI की जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही होगी यूट्यूब पे, आप अगर AI नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ये नहीं करोगे तो हो जाएगा। पैसे में भी तो यही होता है, जब हमें बोला जाता है कि ये इन्वेस्ट कर लो, आंटी ने इन्वेस्ट कर लिया, वो अंकल ने लगा लिया, ये म्यूचुअल फंड में सबने निवेश कर लिया, तुम नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। अरे बट वो म्यूचुअल फंड चलेगा नहीं चलेगा इसकी तुमको क्या गारंटी है? और कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम बस दूसरों को देख के पीछे भाग रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है रूम फॉर एरर नहीं यूज़ करने का। अब आगे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के CEO या वॉरेन बफेट। इन लोगों के एक स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से सुनना, कितना पैसा ये लोग सेविंग में साइड में रखते हैं। बिल गेट्स का कोट है, माइक्रोसॉफ्ट जब नई कंपनी थी तो उन्होंने बोला था, मुझे इतना पैसा चाहिए बैंक में कि अगर कंपनी 1 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं करती है तो भी मैं पूरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाऊँ। ये इंसान प्रॉफिट पे नहीं खेल रहा है, ये इंसान मार्जिन पे खेल रहा है, सेफ्टी रख रहा है वो अपने और अपने फ्यूचर के बीच में, कि कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कितने भी पैसे डाल दो, लेकिन इतने पैसे साइड में सेविंग में रखो कि अगर कुछ नहीं हुआ अगले 1 साल तो हम सबकी सैलरी दे पाए, कोई भी भूखा ना मरे। सेम चीज़ वॉरेन बफेट ने बोली थी, और ये ध्यान से सुनना है, तुम्हारी पढ़ाई में भी थोड़ा एप्लीकेबल है, तुम्हारी ज़िंदगी में, बिजनेस में तो 100% एप्लीकेबल है। उन्होंने बोला था कि मैं प्लेज करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बैक्शियर हैथवे को, जो उनकी कंपनी है, उसमें हमेशा इतना कैश रखूँगा कि कभी भी किसी भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम अपनी रात की नींद नहीं खोने वाले। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आती है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉफिट कमा लो नहीं तो कंपनी डूब जाएंगी, क्या करेंगे? उसने बोला था, मैं हमेशा इतना साइड में कैश रखूँगा कि हम कभी भी, हमें ये टेंशन नहीं होगा कि प्रॉफिट का क्या हो गया। हम मेहनत करेंगे, जीतेंगे भी, लेकिन सुकून से काम करेंगे, ज़बरदस्ती का टेंशन लेके काम नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हम पिक्चरों के अंदर बिजनेस को देखते हैं ना, कोई भी बिजनेस को देख लो, उसको ऐसे ही बताया जाता है कि बंदा रात में पूरे पैसे लगा दिए, पूरी रात मेहनत कर रहा है और फिर सुबह उतनी फ्रेशनेस से काम पे भी जा रहा है। मैं ट्राई कर चुका हूँ, नहीं होता है। रात को अगर आप जाके काम कर रहे हो, सुबह 11 बजे तक सोते पड़े रहोगे। ओके, इट हार्डली हैपेंस व्हेन यू आर स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग इन द नाइट्स, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। और अगर तुम 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक ये करते हो ना, तो तुम्हारे सारे डिसीजंस उसके बाद गलत होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया है। वॉरेन बफेट का मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, उसके एक्चुअल डायलॉग क्या थे। वॉरेन बफेट expressed a similar idea when he told Berkshire Hathaway shareholders in 2008, I have pledged to you that the rating agency and myself to always run Berkshire Hathaway with more than ample cash. When forced to choose, I will not trade even a single night's sleep for a chance of extra profit. हम सुकून से सोएंगे, ज़बरदस्ती के टेंशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक मार्जिन है, हमने आराम से सेविंग, धक्का नहीं लगने वाला हमको।
अब एक जो पॉइंट है, देर आर फ्यू प्लेसेस वेयर इन्वेस्टर्स, फॉर इन्वेस्टर्स टू थिंक अबाउट द रूम अफेयर। अब ये आप कहाँ कहाँ सोच सकते हो। देखो, साइकोलॉजी ऑफ मनी की जो बुक है ना, वो पैसे के बारे में, और ये पैसा हर जगह है, ये सिर्फ शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या बिजनेस के बारे में नहीं है। लेकिन एक जो पॉइंट है, उन्होंने बोला है वॉलीटैलिटी। वॉलीटैलिटी मतलब क्या हो गया, अचानक कोई आपदा आ गई या कुछ घमासान हो गया और कुछ ऊपर नीचे हो गया, अब क्या करोगे, अब कहाँ पे जाओ। कई बार जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हो ना, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अक्सर गलत डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं जब पैसा आपके पास उतना ही है, पैसा आपके पास उतना ही था, लेकिन बिजनेस में कुछ चेंज हो गया, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, और आपने डर के कुछ फैसला ले लिया, घबरा के कुछ फैसला ले लिया, जिसको बोलते हैं वॉलीटैलिटी। वॉलीटैलिटी मतलब उतार चढ़ाव। लेकिन उतार चढ़ाव जब भी फाइनेंस में आते हैं ना, तो इंसान सही से सोच नहीं पाता, इसलिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी लॉस करता है। जब तुम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगोगे ना, तो एक चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि जब शेयर ऊपर जा रहा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो हम ना पैसा नहीं निकालते। हम बोलते हैं अरे 3,000 है, 4,000 बढ़ने दे, नहीं 5,000 बढ़ने दे, 6,000 बढ़ने दे, क्योंकि हमको एहसास हो रहा है कि अगर मैं 10 मिनट रुक गया तो मेरे 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैं और आधा घंटा रुक गया तो हो सकता है 50,000 का प्रॉफिट हो जाए। नहीं, रुको रुको रुको, और फिर इतना रुक जाते हैं कि शेयर अचानक से नीचे गिर जाता है। सेम गलती शेयर गिरते टाइम भी होती है। इंसान का जब शेयर उतरता है ना, जब मतलब उसने पैसा लगाया था समझ लो 100 रुपये पे, अब वो शेयर आ गया 95 पे, तो यहाँ पे लोग क्विट नहीं करते, जबकि लोगों को यहाँ पे क्विट कर देना चाहिए। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं पता है, नहीं नहीं ये तो ऊपर आ जाएगा, ये वापस ऊपर आ जाएगा, और वो रुके रहता है। और फिर क्या होता है, वो शेयर नीचे 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 इतना नीचे चले जाता है कि अब इंसान सोचता है कि अब तो मैंने अगर बेचा तो भी मेरे पैसे रिकवर नहीं होने वाले। तो अक्सर जो स्टॉक मार्केट में सोचने के तरीके हैं, सोचने के कई तरीके हैं, सबके अपने अपने अलग है, सही सबके सही भी है गलत भी है, लेकिन अक्सर जब वो सिचुएशन हो रही थी, आपके पास पैसा उतना ही था जितना था आपके पास। लॉस तब नहीं होता जब शेयर नीचे जाता है, लॉस तब होता है जब आप शेयर को बेचते हो नीचे के प्राइस पे। लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है, मुझे खुद को नहीं आती, और जब शेयर पे पैसे लगे हो ना, तो ये सारा फ़लसफ़ा, ये सारी फ़िलॉसफी साइड में चली जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, एक शेयर था जिसके अंदर मैंने पैसा लगाया था, और वो शेयर ख़त्म हो गया था, मतलब लॉस 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 लॉस, और मैंने छोड़ दिया था, मैंने देखना भी छोड़ दिया था। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद में अचानक से एक दिन खोला, देख रहा हूँ वो शेयर 4,000 प्रॉफिट पे चल रहा है, मैंने निकाल दिया। पर अगर मैं हर दिन देखता रहता तो क्या करता, मैं ये फील करता कि मेरे पैसों का लॉस हो गया। भाई, तुम्हारे पैसों का लॉस तब तक नहीं होगा जब तक तुम बेचो ना। तो अगर तुम आराम से रुक जाओ, और ये स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि अगर आप एक खुद को बफर पीरियड दे दो, अगर आप सुकून से पेशेंस से बैठो, तो शेयर वो स्टॉक कभी ना कभी ऊपर जाते हुए दिखेगा आपको, तब बेच देना। लेकिन हमारे अंदर उतना सुकून नहीं होता है। तो ये पहला पॉइंट है कि पहली जगह है जहाँ पे आता है वॉलीटैलिटी। जैसे ही उतार चढ़ाव हुआ, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। योर कॉन्फिडेंस मे बिकम शॉर्ट एट द वेरी मोमेंट द अपॉर्चुनिटी एज इट इज एट इट्स हाइएस्ट, या लॉस इज एट इट्स हाइएस्ट। आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, इससे तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, छोड़ो जाने दो। इंसान वहाँ पे बहुत बुरी तरह गिरता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, पैसा, जैसे मैंने पहले जब समझाने की कोशिश किया था, पैसा, आप पैसे को हार्ड कैश की तरह समझते हो, बट सच बात यह है कि सिर्फ ये हार्ड कैश नहीं है, इट इज़ कनेक्टेड टू योर इमोशंस दैट यू हैव अर्नड। तो चार्ली मंगर का एक कोट है दैट द बेस्ट वे टू अचीव फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है सबसे हैप्पी स्टेट, इज़ टू एम लो। ज़बरदस्ती अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हो और आप सोच रहे हो इसके मैं 10,000 बनाऊंगा, तो जब तक 10,000 नहीं बनेंगे आपको खुशी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये लगाते हो, स्पेसिफिकली पैसे के मामले में, मैं मार्क्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स में ट्राई टू अचीव एज मच एज यू कैन, दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू मनी, ठीक है। पैसे के मामले में अगर आप पैसा लगाते हो तो ये मत सोचो कि मैंने 1,000 रुपये लगाए तो मेरे करोड़ों हो जाएंगे। 1,000 के अगर 1,000 1,500 हो जाते हैं, 2,000 हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट से आ जाता है, उसमें खुश रहना सीखो। उसको समझो कि दैट इज़, इफ़ यू गो टू मच, इफ़ यू स्ट्रेच टू मच, यू आर फॉरगेटिंग दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट यू हैव टू कंसिडर। एरर होने की संभावना है जिसको आप अकाउंट नहीं कर रहे हो।
आपको ये रखना है कि ठीक है, गलती हो सकती थी, मैंने अवॉइड किया, मैंने इतना पैसा ले लिया, इसके अंदर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लिया, सेविंग कर लिया, बात ख़त्म हो गई। अभी पूना में ना जिन लोगों ने, कुछ लोग थे जिन्होंने घर बनाए थे, बंगलो बनाए थे, और वो लोग वहाँ पे कम से कम अच्छे टाइम से रह रहे थे, मुझे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पता है, लेकिन 3-4 साल से रह रहे थे। अचानक से बीएमसी आई, बीएमसी ने बोला ये जगह इलीगल है, बीएमसी ने सारे बंगले तोड़ दिए। एक आदमी जिसको न्यूज़ में बता रहे थे वो रो रहा था, और वो बोल रहा था कि उसको उन्होंने पूछा कि बंगला कितने का बनाया आपने, तो उसने बोला कि खाली बंगला बनाने में मेरे 1.5 करोड़ रुपये गए हैं, 1.5 करोड़। और कमाल की बात क्या है पता है, उसमें से 1 करोड़ लोन लिया हुआ है। तो उसने बोला कि 60, मतलब बेसिकली आई बिलीव सम बिग अमाउंट वॉज इज एनुअल नहीं, मंथली इंटरेस्ट जाता है उस बंदे का, खाली क्योंकि उसने घर लेके लोन बनाया, घर ख़त्म हो गया। अब अगर आप इसको कभी भी किसी भी कंक्लूजन के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से देखो, ये सही नहीं बैठेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो यही बोल रहा है कि कभी भी रिस्क इतना नहीं लेना चाहिए कि आप ख़त्म हो जाओ। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में समराइज़ करें तो ऐसा समझो कि आपके 95% बचने के चांसेस है और 95% कमाने के चांसेस है, लेकिन 5% चांस ये है कि आप बैंकरप्ट हो जाओगे। तो ये 95% के सारे फ़ायदे अगर मिला के इस 5% के फ़ायदे से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसका लॉस ज़्यादा बड़ा है, तो ये डील में मत जाओ। ये मत देखो कि ये 5% ही तो है, 5% से क्या होगा, वो 5% कब हो जाएगा और आपको ख़त्म करके चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट कज़न ऑफ रूम फॉर एरर इज़ व्हाट आई कॉल्ड ऑप्टिमिज्म बायस, कि कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कोई चीज़ गलत होती नहीं है। यू कैन, एंड नसीम तालिब ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर यू कैन बी अ रिस्क लविंग, you can be risk loving and yet completely averse to ruin, and indeed you should। कभी भी रिस्क में पढ़ो, रिस्क लो, रिस्क के हिसाब से पैसा लगाओ, क्योंकि अगर प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इतने ज़बरदस्ती के रिस्क भी मत लो कि तुम ही ख़त्म हो जाओ। हर्षद मेहता, मुझे नहीं पता अब उसका रियल डायलॉग था कि नहीं था, लेकिन स्कैम 1992 अगर आप देखोगे ना, तो इसमें ये पूरे सीज़न के अंदर एक बहुत उसका इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। वो बंदा ख़त्म हो गया आखिरी में, ठीक है। दैट एंटायर डॉक्यूमेंट्री सेज दैट ही वाज अ फ्लॉप इन्वेस्टर और ही डिड नॉट अचीव व्हाटएवर ही वाज सेट आउट टू डू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट anybody who is a great investor, who is actually great businessman, he is thinking very logically, very spatially, very patiently। जोश में आके फ़ायदे ये नहीं लेता डिसीजन। उसमें एक चीज़ हमेशा ये रखना ज़रूरी है कि फ़ायदे देखो लेकिन नुकसान भी देखो। अगर वो नुकसान ऐसा है कि आपको पूरा ही ख़त्म कर देगा तो फिर कुछ करके मतलब नहीं है। एक कोट है कि माउंट एवरेस्ट इज़ फुल ऑफ डेड पीपल हु वर वेरी एम्बिशियस। अगर जिसने भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जितनी भी डेड बॉडीज़ आज भी पड़ी है, वो ऐसे लोगों की है जो आपसे और मुझसे कई गुना ज़्यादा हेल्दी थे, कई गुना ज़्यादा एम्बिशियस थे, कई गुना ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। लेकिन जो रिस्क का फैक्टर है कि कर लिया तो क्या होगा, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे, नहीं किया तो मर जाओगे। यू हैव टू आस्क, इज दैट अ रिस्क दैट यू वांट टू टेक, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। दैट इज़ वन थिंग। अब आगे आते हैं, तो आगे लेवरेज एक डेविल है। लेवरेज जो हम बोलते हैं ना कि लोन लेके मैं घर बना लूँगा, ये पुणे का एग्जांपल मैंने उसी लिए लिया क्योंकि अब लोन तो भरना ही पड़ेगा। अगर सेविंग से घर बनाता और एक छोटे से घर में रहता, अननेसेसरी लोन नहीं लेता, तो चल जाता, ज़िंदगी इतनी परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन तुम समझ रहे हो, उस बंदे के पास घर नहीं है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, ऊपर से अभी बैंक को 1 करोड़ रुपया चुकाना है अपना खुद का घर ना होते हुए। अ होम ओनर जिसका घर ही ख़त्म हो गया हो 2009 में, क्योंकि 9 के अंदर रिसेशन आया था अमेरिका में, वो 2010 में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो उसको नहीं ले पाएगा। ये समझना आपको ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, अगर आपके पास आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आप अभी की भी अपॉर्चुनिटी सीज कर सकते हो और फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको भी सीज कर सकते हो। लेकिन अगर बाय एनी चांस आपका जो पूरा के पूरा काम है वही बंद हो जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा है। दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू एज वेल। अब आगे आते हैं
रूम फॉर एरर में पहली चीज़ कि आपको ये समझना है कि चीज़ें कभी भी बिगड़ सकती है। दूसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। तीसरा, वॉरेन बफेट ने एक 2000 आई बिलीव 2008 के अंदर 2006 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो रिस्क आने से पहले रिस्क देख ले, प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम देख ले या सोच ले या समझ ले। एक क्वेश्चन है, अगर आप एक क्लासेस रन करते हो तो क्या बुरी चीज़ें हो सकती है मुंबई में? फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा फ़ीस नहीं देगा, या बच्चे बदतमीज़ी करेंगे, या लोगों को अपना आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा, या सामने कोई कंपटीशन में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पता है मुंबई में अभी क्लासेस जो ग्राउंड फ्लोर पे वो किस चीज़ से सफ़र कर रही है? जैसे ही बारिश आती है क्लास के अंदर पानी भर जाता है। अब ये जब नए नवेले लोग बिज़नेस में आते हैं ना, वो ये सब नहीं सोचते, उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन जो भी आप सोच सकते हो उसको छोड़ के भी तो हज़ार चीज़ें हो सकती है ना। जर्मनी के अंदर इन्होंने अपनी सारी टैंक खड़ी की थी सरहद पे, और जब वॉर हो रही थी तो टैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब इन्होंने सारी के सारी, कुछ इनकी थी 200 टैंक थी आई बिलीव, तो वो टैंक्स को शुरू किया। हाँ, 104 टैंक थी, 104 टैंक की बात हो रही है। ओके, 104 टैंक सरहद के एक साइड पे खड़ी हुई है, वॉर हो गई है, इनको अब टैंक्स को उधर भेजना है। टैंक्स, अब टैंक है, वो टैंक बहुत पावरफुल होता है। ओके, मतलब बंदूकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बंदूक या बुलेट्स ख़राब नहीं होती, 10 साल 20 साल रख लो कुछ नहीं होता उनको। तो ये तो टैंक है। जैसे उन्होंने टैंक को शुरू किया, टैंक चालू नहीं हो रही। पता है क्यों? उन्होंने सारी चीज़ें कंसिडर की थी कि अगर बर्फ़ गिरेगा तो पतरे को कुछ नहीं होना चाहिए, टैंक के अंदर इंसुलेशन बराबर होना, सब कर लिया। उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया था कि टैंक की जो वायरिंग है वो चूहे काट के चलेगा। ये रियल स्टोरी है। 104 टैंक में से खाली 12 के 16 टैंक चल रही थी, बाकी सारी, क्योंकि वो टैंक्स खड़ी थी ना वहाँ पे। अब वो सोल्जर थोड़ी नीचे जाके देखेगा कि चूहे है कि नहीं। चूहे आए, उन्होंने टैंक्स की पूरी वायरिंग काट के चले गए। ये लोग टैंक चालू कर रहे, टैंक चालू नहीं हो रही है। इसकी वजह से जर्मनी को बहुत बड़ा धक्का लगा था वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि जो भी इंजीनियर टैंक बना रहा है वो ये नहीं सोचते बैठेगा ना कि चूहे काटेंगे कि नहीं काटेंगे, उसको तो बारूद और गोले और लोगों से प्रॉब्लम है। तो वॉरेन बफेट ने ये ऐलान किया था 2006 में कि मैं एक ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स को समझे, जो नहीं आने वाली, जो उठने वाली है, जिसको आप एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? जैसे पानी के पाइप टूट गए, फ्लड आ गई और कंपनी की ऑफिस ख़राब हो गई। उसके बाद में कंपनी में चोरी हो गई। आप जब बिज़नेस सोचते हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हो कि लोन होगा तो क्या होगा, और उसके बाद में शार्क टैंक पे जाएंगे तो क्या करेंगे। अरे लेकिन तुम्हारी ऑफिस के अंदर ही अगर चोरी हो जाए तो फिर क्या कर लोगे? उसके साथ में अगर आपने जिस कंपनी, जिस जगह पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उधर लीज है, उधर आपको किसी ने रेंटल से निकाल दिया तो क्या करोगे? और ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई है लिस्ट में। उसके बाद में अगर एक कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया और उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट ने, इंडिया में नहीं होता फॉरेन में होता है, पूरे डिपार्टमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपको शट डाउन कर दिया आपकी कंपनी को, तो आप क्या कर लोगे? सीईओ के नाम की वजह से कंपनी ख़राब हो जाए, फाउंडर को अगर दिमागी सदमा लग जाए तो क्या कर लोगे? ऑल दिस टॉपिक्स आर समथिंग दैट वी डोंट अकाउंट फॉर व्हेन वी थिंक ऑफ मनी। पैसे के बारे में ये सब नहीं सोचा जाता, क्योंकि पैसा जब पेपर पे होता है, आपका EBITDA क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट पे कितना कमा रहे हो, कितना पैसा लगाए हो, कब तक करोगे, कहाँ पे है आपकी, कितने वॉक इन आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। पर दूसरी चीज़ें भी तो है ना जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। ये बुक बोल रही है कि उन चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक फॉर्मूले के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में नहीं चल सकते। यू कांट प्रिपेयर वॉट यू कैन नॉट इन्विजन। जो सोच ही नहीं सकते उसके लिए प्रिपेयर कैसे करोगे? अब हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि अगर बच्चा जा रहा है, लेजर से आप थिएटर गए, थिएटर से आप रेस्टोरेंट गए, बच्चे ने बोला मेरे को चीज़ दिला दो, उसके फादर के पास इतना पैसा उसके फादर ने बचा के रखे है कि वो चीज़ दिला सकते, तो उसको फिर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो एकदम कट टू कट चल रहा है और कुछ अचानक कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया, बच्चा गिर गया, स्लिप हो गया, उसका पैर टूट गया, कहाँ से लाओगे अब पैसा? अब टेंशन आएगा।
लेकिन अगर पैसे होते तो टेंशन नहीं होता। तो इनका बोलना है कि आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए जो आप इन्वेशन ना करो, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन्वेशन भी नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से प्लान बनाना छोड़ो और बस पैसे साइड में जमा करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एक बहुत अच्छा रूल ऑफ थंब ये है दैट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ इज दैट एवरीथिंग दैट कैन ब्रेक विल एवेंचुअली ब्रेक। जो गलत हो सकता है वो गलत होगा, आपका काम है प्रिपेयर्ड रहना। और प्रिपेयर्ड रहना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, तो अपने पास सेविंग बचा के रखना, फिर चाहे जो हो जाए जो हो जाए, आपको उसमें कोई टेंशन ना आए। अब आगे आते हैं, द बिगेस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विथ मनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज अ सोल रिलायंस ऑन पे चेक। कई बार लोग, मैं सिर्फ जॉब के हिसाब से पैसे कमाऊंगा या मेरा जो अमाउंट है वो सिर्फ एक क्लाइंट से आ रहा है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। हमारी फोटोग्राफी के अंदर एक चीज़ बोली जाती है कि कभी भी आप अपनी जो फोटोज़ है वो एक जगह पे मत रखो। और ये एक्चुअली मतलब काफ़ी फेमस कोट है फोटोग्राफी में। जैसे ये एक मेमोरी कार्ड है, तो बताता हूँ। दिस इज़ अ हार्ड डिस्क जिसके अंदर मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस सारे हैं। तो बोलते हैं कि ऐसी 3 हार्ड डिस्क रखनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत महंगी आती है, इसलिए अपन 3 नहीं खरीदते, लेकिन एक आपके पास रखो, एक कबर्ड में छुपा के रखो, और एक दोस्त के घर में उसको बिना बताए छुपा के रखो, ताकि तुम्हारे फोटोज अगर डिलीट भी हो जाए तो बच के रहे। और बिलीव मी, ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। वेर यू डोंट एक्सपेक्ट, आपको ऐसा लगता है इतनी महंगी खरीदा, एक हो गई काफ़ी हो गई ना, एंड सडनली यू रियलाइज समडे यू विल प्लग इट इन, करप्ट हो गई है, क्या कर लोगे, राइट? सो सेम थिंग इज विथ मनी। अगर आप एक ही चीज़ पे बिहेव करते हो और एक ही चीज़ पे लगे हुए रहते हो कि इसी चीज़ से मेरा पैसा आएगा या यही इंसान से आएगा, अगर वही चीज़ ब्रेक डाउन हो गई तो सारा काम अटक जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए कभी भी, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ये सेंटेंस, द बिगेस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विथ मनी इज अ सोल रिलायंस ऑन अ पे चेक to fund short-term spending needs with no single saving to create a gap between what you think your expenses are and what they might be in the future। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इसलिए एक आखिरी पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, और वो ये है कि कभी भी ये मत पूछो कि मैं सेव क्यों कर रहा हूँ, बस करो, उसको आदत बना लो, ताकि कभी भी कोई भी आपदा आए, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ खरीदना हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत कमा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप बहुत बचा रहे हो, आप एक्सट्रीम लेवल पे सेविंग कर रहे हो, इतनी ज़्यादा कि कुछ भी होता है आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। लॉस हो जाता है, आप बोलते ठीक है ना, चल कवर कर लेंगे, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा है कि आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल रूम फॉर एरर। अगर जेब में पैसे है तो गलतियाँ करने की हिम्मत रहेगी, अगर नहीं है तो फिर हिम्मत नहीं रहेगी। एक बार, 2 बार, 3 बार अलग चीज़ है, लाइफ लॉन्ग की बात कर रहे हैं हम। तो आपके बैंक में अलग से, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, रेंटल वाला अचानक आ गया, लोन भरना है, उसके लिए सेविंग अलग से रखी हुई होनी चाहिए हमेशा, विदाउट फेल। दैट इज़ वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूम फॉर एरर वाज सेइंग। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो, बाय।